सीटी स्कैन और एमआरआई ये कैसे इमेज लेते हैं आपकी बॉडी का? तो सीटी स्कैन 3D इमेज है। आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जी। तो रेडियोलॉजी अगर कोई फिजिक्स का बच्चा सुनेगा तो उसके दिमाग में है रेडियो एस्ट्रोनॉमी या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स आ जाएगी उसके दिमाग में। तो फिजिक्स का कितना कुछ यूज़ होता है यहाँ पे? हाँ, फिजिक्स तो इट्स लाइक 1/3 है भाई। एग्जाम होता है अलग से फिजिक्स का। लोगों को लगता है कि वो जो काम कर रहा है, वो जो टेक्नीशियन बैठा है बाहर एक्वायर कर रहा है इमेजेस, वो रेडियोलॉजिस्ट है। नहीं, वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, वो रेडियोग्राफर है। वो रेडियोग्राफर होता है। रेडियोलॉजिस्ट पीछे बैठा डॉक्टर होता है जो कि उन इमेजेस को पढ़ता है। एमआरआई बिल्कुल अलग है। एमआरआई में एक्सरेज नहीं हो सकते। एंड एमआरआई फिजिक्स इतनी प्यारी फिजिक्स है ना, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और बहुत दिनों बाद ये बोल के भाई बहुत मजा आ रहा है। पिछली बार मैंने बात करी थी तुम लोगों से और तुम लोगों को बोला था भाई तुम्हारे लिए और पॉडकास्ट लेकर आऊँगा, बट क्योंकि मैं धोखेबाज हूँ और मैं धोखेबाज निकला। प्रतीक का भी एक एपिसोड आया, अभी पार्ट 2 आना बाकी है। पर आज तुम लोगों के लिए फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी से हट के कुछ लेकर आया हूँ। एक ऐसी चीज़ यार जो तुम अपने आसपास बहुत देखते हो, एक ऐसी फील्ड जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, एक ऐसा प्रोफेशन जिसको नोबेल प्रोफेशन माना जाता है। अब तक तुम लोग समझ ही गए हो, मैं डॉक्टरी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो लोग होते हैं हमारे सोसाइटी के, उनमें से एक हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर जिन्होंने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया है। मैं एक और चैनल के लिए काम करता हूँ, नीट स्पॉट नाम है उस चैनल का, तुम लोग वहाँ जाके उनकी पूरी जर्नी देख सकते हो। अभी के तौर पे मैं बस यहाँ पर तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो, प्लस दूसरी चीज़ फिज़िक्स का क्या रिलेवेंस होता है, क्या फिज़िक्स काम आती है एक डॉक्टर की लाइफ में, और कैसे फिजिसिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें 15-10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग बात करेंगे। सो डॉक्टर ऋषभ जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजेंडर साइंस पे। थैंक यू शिवा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि डॉक्टरी के बारे में बात करने में। जैसे कि मैंने देखा कि आपके चैनल पे बहुत सारी फिजिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, सो आई थिंक आपके ऑडियंस के लिए भी थोड़ा ब्रेक होगा काफ़ी फ्रॉम द साइंस फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू टू अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर की जर्नी क्या होती है। मतलब एक डॉक्टर हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक वाइट कोट पहने या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान की तरह एक हम जाते हैं उनसे अपनी अलग अलग तरीके से अपनी वजह, सर यहाँ दर्द हो रहा है, सर वहाँ दर्द हो रहा है, सर ये हो गया, सर वो हो गया। और फिर उसके बाद वो बिठा के इत्मीनान से हमारी हिस्ट्री लेके हमको बताते हैं कि तुम्हें ये चीज़ है, तुम्हें ये दिक्कत है, ये टेस्ट कराने पड़ेंगे, इससे ये होगा। सो वो जर्नी होती क्या है, कहाँ से एक बच्चा जो है वो एक डॉक्टर बनने की तरफ अग्रसर होता है? सो जर्नी स्टार्ट होती है आपकी 12th के बाद। ठीक है, 12th इनफैक्ट 10th के बाद। 10th के बाद आपको अगर प्री मेडिकल टेस्ट, नीट यूजी के नाम का एग्ज़ाम है, नीट यूजी के नाम, उसमें अगर आपको, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री का एग्ज़ाम है, उसके लिए अगर आपको बैठना है तो आपके पास 11th-12th में बायोलॉजी होनी चाहिए। तो दैट इज़ नंबर 1। 10th के बाद यू डिसाइड कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, फॉर वट एवर रीज़न यू हैव डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो 10th से स्टार्ट हुई जर्नी। हाँ, लेट से आपका पहली बार में क्लियर हो गया। हाँ। सो 5.5 साल का MBBS है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसको PG बोलते हैं, जिसमें आप स्पेशलाइज करते हो कि सर्जन है, फिजिशियन है, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, रेडियोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। 3 साल की MD है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ड्यूरेशन। तो 5.5 + 3 8.5, अब डिपेंड करता है कि भाई आपका कौन से अटेम्प्ट में कौन कौन सा एग्जाम निकला है। सो आप 8 से 10 साल मान लो। 8 से 10 साल की पूरी जर्नी है, और कुछ केस में 13 साल की भी ऑलमोस्ट जर्नी है। ठीक है, आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो रेडियोलॉजी अगर कोई फिज़िक्स का बच्चा सुनेगा तो उसके दिमाग में है रेडियो एस्ट्रोनॉमी या कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स आ जाएगी उसके दिमाग में। तो फिज़िक्स का कितना कुछ यूज़ होता है यहाँ पे? हाँ, फिजिक्स तो इट्स लाइक 1/3 है भाई। एग्जाम होता है अलग से फिजिक्स का। तो आप लोगों के लिए? हाँ, हमारा जब MD का एग्जाम होता है तो उसमें एक पेपर फिजिक्स का आता है, रेडिएशन फिजिक्स। क्योंकि रेडियोलॉजी में हम बहुत सारा काम एक्सरेज पे करते हैं, कि एक्सरेज, CT स्कैन, फ्लोरोस्कोपी,
सब एक्सरे बेस्ड मोडालिटीज़ हैं। तो एक्सरे की बेसिक फिजिक्स की जनरेट कैसे होते हैं एक्सरेज, फिर फिल्म कैसे बनती है, फिर सीटी स्कैन में इमेज कैसे बनती है, वो सब फिजिक्स है प्रॉपर। तो उसका एक प्रॉपर एग्ज़ाम है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का तो फिजिक्स। ठीक है, हम एक्चुअली में करते क्या है कि इन सब मोडालिटीज़ से पेशेंट के अंदर देखते हैं। ठीक है माइंड के अंदर नहीं देख रहे, पेशेंट के अंदर देख रहे हैं कि उसकी एनाटॉमी समझ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है या नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है कि नहीं। सही। ये वाले सारे हमारे काम है रेडियोलॉजी में। अब इसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ आती हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब लोगों को पता होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई भी पता होता है, बट लोगों को लगता है कि वो जो काम कर रहा है, वो जो टेक्नीशियन बैठा है बाहर एक्वायर कर रहा है इमेजेस, वो रेडियोलॉजिस्ट है। नहीं, वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, वो रेडियोग्राफर है। वो रेडियोग्राफर होता है। रेडियोलॉजिस्ट पीछे बैठा डॉक्टर होता है जो कि उन इमेजेस को पढ़ता है और इंटरप्रेट करता है कि अच्छा, अगर ये फाइंडिंग्स हैं तो इस पेशेंट की बीमारी के अनुसार क्या पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी है। समवट लाइक अ रेडियो फिजिसिस्ट जो डेटा को इंटरप्रेट करता है, एक इमेज बनती है, देन उसके बाद वो बताता है कि कहाँ कौन सी चीज़ अवेलेबल है। हाँ, तो सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है रेडियोलॉजी, इमेजेस को इंटरप्रेट करना करके क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। जैसे एक्सरेज में एक्स रेज का यूज़ करते हैं। अगर तुम फिजिक्स स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कमेंट में बताना, तुम्हें डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये नहीं बोलना, रोजेंडर साइंस पे आके ये नहीं बोलना तुमको एक्सरेज के बारे में नहीं पता है, वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स के बारे में तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है। सीटी स्कैन और एमआरआई ये कैसे इमेज लेते हैं आपकी बॉडी का? तो सीटी स्कैन 3D इमेज है एक। सो जैसे कि अगर एक्सरे में क्या है कि यहाँ से किरणें आई, पेशेंट सामने खड़ा है, एक फिल्म है, तो सॉर्ट ऑफ परछाई है। ठीक है, फोटोग्राफी होगी, ठीक है, एक तरह की परछाई है। सीटी स्कैन में क्या किया, एक्सरेज इधर है, पेशेंट इधर है, चारों तरफ एक्सरेज घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोमोग्राफी। ठीक है, एंड अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की 3D 360 डिग्री इमेज लोगे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो कि बॉडी में वो कहाँ है। ठीक है, इसका एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम बोलते हैं फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। नाइस। तो फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन के हिसाब के यूज से हम बॉडी का 3D रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उससे हमें सीटी स्कैन के इमेजेस दिख जाते हैं जो आप देखते हो। फिल्म इतनी बड़ी होती है, उसमें अलग अलग इमेजेस लगे होते हैं। एमआरआई बिल्कुल अलग है। एमआरआई में एक्सरेज नहीं यूज होते, एंड एमआरआई फिजिक्स इतनी प्यारी फिजिक्स है ना, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, वो एक्वायर करता है इमेजेस जो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे घूम रहे होते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जो इतना बड़ा एमआरआई मशीन होती है, इट इज नथिंग बट अ मैग्नेट। ठीक है, मैं गया हूँ एक बार मैग्नेटिक उसमें, गलती से मैं अपना फोन ले गया था, बहुत डांट पड़ी थी। दैट इज लाइक अ नो। अरे भैया कितने का फोन है? मैं 30,000 का। 30,000 पानी में चले जाएंगे तुरंत भाग जाओ यहाँ से। गोली की तरह भागेगा वो फोन और मशीन में एकदम हिट करेगा। तो मशीन तो 5 करोड़ की है, वो भी गएगी और आपका फोन भी जाएगा। तो जब एक मशीन में हमारी बॉडी जाती है, तो जो हमारी बॉडी के हाइड्रोजन एटम्स हैं, कोई इधर घूम रहा है, 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 सब एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। जो उनका मैग्नेटिक मोमेंटम है और मशीन का मैग्नेटिक मोमेंटम है, वो डाइपोल एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। एंड फिर हम बाहर से एक एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, आरएफ पल्स। तो वो क्या करता है, उन सब डाइपोल्स को एक पर्टिकुलर वेक्टर में शिफ्ट करता है। एंड फिर जब वो आरएफ पल्स हम बंद कर देते हैं तो नॉर्मली दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। जब ये पोजीशन चेंज होती है तो एक एनर्जी निकलती है। ठीक है, उससे इमेज बनती है। नाइस। तो उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा प्रोसेस है। एमआरआई से इमेज एक्विजिशन कैसे होता है
बट उसकी जो इमेजेस बनती हैं, इतनी करारी इमेजेस बनती हैं, इतनी प्यारी इमेजेस बनती हैं। आपको कभी कभी मतलब मुझे ना कभी कभी लगता है देख के यार कि रेडियोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल ब्रांच है यार, आपको इतनी सुंदर सुंदर इमेजेस मिलती हैं उसमें। नाइस नाइस। ये एक चीज़ है कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने मम्मी का एमआरआई कराया था। तो अच्छा, एमआरआई में ऐसा भी होता है कि मतलब पेशेंट को एकदम स्टेबल रहना है उस टाइम पे? हाँ, एमआरआई में बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल रहना है। हाँ, एमआरआई में मोशन आर्टिफैक्ट से इमेज बिल्कुल कचरा हो जाती है। हाँ, सीटी में थोड़ा बहुत हिलो चल तो एक बार जाएगा। चल जाएगा, क्योंकि सीटी स्कैन क्या 5 सेकंड हो जाता है। और सीटी में ये भी है कि शायद कुछ प्री डाइट भी दी जाती है, कुछ ड्रिंक्स वगैरह देते हैं। डिपेंड करता है कौन सी तरह का आप सीटी कर रहे हो, उसके हिसाब से ओरल कंट्रास्ट वगैरह दिया जाता है, डिपेंड करता है। बट एमआरआई में तो आपको स्टिल रहना होता है, क्योंकि एक एमआरआई एक सीक्वेंस एक्वायर होने में अराउंड 2 मिनट लगते हैं। कुछ जल्दी भी हो जाते हैं, 20 सेकंड में भी हो जाते हैं, बट कुछ 2 मिनट लगता है एक सीक्वेंस, और फिर 5-6 सीक्वेंसेस करने होते हैं। सो टोटल आप मान लो 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है एक एमआरआई में। नाइस नाइस नाइस। तो एमआरआई की इमेजेस और सीटी स्कैन की इमेजेस जो होती हैं, ये आप पढ़ते कैसे हैं? कि मतलब एक इमेज आपके सामने जब आ जाती है तब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है? कि कैसे आप जानते हैं कि तो कोई? हम एक इमेज नहीं पढ़ते। सबसे पहली बात, जब हम एमआरआई या सीटी स्कैन पढ़ते हैं तो हम सीरीज ऑफ इमेजेस पढ़ते हैं। तो हम पेशेंट वो सीरीज, क्योंकि सिस्टम पे बैठे हैं तो स्क्रॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी लेट से हम चेस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी इमेजेस हैं हमारे पास। सारी इमेजेस। उसको स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं एक एक स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो उसमें देखते रहते हैं कि अच्छा कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। फिर नीचे वाले सेक्शन पे आ गए, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे वाला देखा, फिर उस स्ट्रक्चर्स को स्क्रॉल कर करके देख लिया। तो हम अपने दिमाग में, क्योंकि हमें एनाटमी की अच्छी नॉलेज होती है, अपने दिमाग में एक 3D रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस पूरी इमेज का, कि अच्छा ये एनाटमी ऐसे जा रही है और ये पैथोलॉजी है। सही सही सही। तो बहुत बढ़िया, मतलब कि फिज़िक्स को कहाँ तक यूज़ किया जा सकता है? अमेजिंग अमेजिंग। अभी मैं शायद एक हैं हमारे साइंटिस्ट हैं, वो इकोनो फिज़िक्स में उनकी मास्टरी है। मतलब इकोनो फिज़िक्स मतलब इकोनॉमिक्स में फ़िज़िक्स यूज़ की जाती है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, मतलब एक हमारे प्रोफेसर का इंटरव्यू किया था, प्रोफेसर TVR। उनका बायोलॉजिकल सिस्टम्स में उनका काम था। सो कहीं ना कहीं ये दोनों ब्रांचेस मिलती रहती हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं होता है आपका कि फिजिसिस्ट से और क्या नाम है डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में मीटअप होता है और वहाँ से कुछ बातें चलती हैं? बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो हॉस्पिटल में काफ़ी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे एम्स की बात करें तो मेडिकल फिजिसिस्ट अलग है एक। तो एमआरआई में ही मेनली काम होता है उनका। मेडिकल फिजिसिस्ट की ब्रांच क्या होती है? मतलब क्या वो पहले फिजिक्स पढ़ते हैं? या फिजिक्स का बैकग्राउंड होता है। फिजिक्स का बैकग्राउंड होता है। सो कोई अगर सीक्वेंस नया डेवलप करना है, या एग्जिस्टिंग सीक्वेंस में थोड़े चेंजेस करने हैं, या कोई पेपर रीड करा, उसके पैरामीटर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं एमआरआई में या सीटी स्कैन में, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बोथ फिजिसिस्ट एंड कंपनीज के भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। लेट्स से आपने फिलिप्स की मशीन ली है, तो फिलिप्स का इंजीनियर अलग है, हु विल हेल्प यू इन डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो आप अपनी नीड्स बताते हो, रिसर्च पेपर देते हो कि ये पैरामीटर है, देन वो खुद करते हैं। ठीक है। सो डॉक्टर ऋषभ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एक छोटा सा सेशन किया है हमने। होपफुली आने वाले टाइम में एक बड़ा पॉडकास्ट करूँगा, तब ये सेटअप नहीं होगा, तब इनका घर होगा, मैं होऊंगा, हमारे हाथ में चाय होगी और तब 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 एक रोजेंडर टॉक्स का पूरा रोजेंडर टॉक्स का एक एपिसोड होगा तब। तो अभी के लिए तो मैंने एक छोटा सा सेशन जो है वो चुरा के तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया है, और आने वाले टाइम में होपफुली आपके साथ और आपकी जो वाइफ हैं दोनों के साथ रोजेंडर टॉक्स का एक एपिसोड मैं ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहूँगा। श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्योर।